ओके, तो आज एक्चुअली में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वन वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। अभी हम लोग को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? हम लोग को जीने के लिए ना बहुत सारे प्रोसेसेस चाहिए। डोंट गो बाय द डायलॉग कि रोटी कपड़ा मकान। भाई उसके अलावा भी रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको फिर हजम करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए तुमको बहुत सारे बॉडी फीचर्स की ज़रूरत है। उसके बिना कुछ नहीं होना तुम लोग का। तो ये चीज़, ये डायलॉग में तुम घुसो ही मत कि भाई रोटी कपड़ा मकान, दैट्स ऑल। ठीक है, तो तुम्हारा मेन चीज़ है तुम्हारा बॉडी। तो बॉडी के ये कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बगैर तुम लोग का सर्वाइवल ना इस दुनिया पे, क्या इस प्लैनेट में, ये यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं है। एंड देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू इट। हाँ, आजकल साइंस थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल का हो गया है, बहुत आगे तक जा चुका है कि भाई तुम लोग खाना खाओ ना खाओ, वहाँ पे कोई और तुम्हारा रोटी वोटी लेके कुछ कोई चीज़ में डाल देगा, उधर डाइजेशन हो जाएगा, शायद तुम लोग को वहाँ पे रिलैक्सेशन भी फील हो, हाँ भाई हमने खा लिया। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग नाउ डेज। तो एनीवेज, अभी जाते ना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में। जैसे कुछ दिन पहले वी हैड डिस्कस्ड अबाउट अ टॉपिक लाइक इंटेस्टिनल विलस, कैसे उसका इम्पॉर्टेंट रोल है इन एब्जॉर्प्शन। आज थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक में जाएंगे अबाउट एक्सक्रीशन। अबाउट एक्सक्रीशन जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये एक्सक्रीशन का मतलब ये मत समझो कि भाई खाया उसको निकाला, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन्स यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। हर चीज़ में तुम लोग को एक बैलेंस मेंटेन करना है। अभी बैलेंस, क्या चीज़ का बैलेंस है? क्या चीज़ का बैलेंस? हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, सल्यूट्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन, सम हैव टू बी यूटिलाइज्ड। और ये सब के बनते बनते में क्या होता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो या फिर कम हो, वो चीज़ ख़राब है। एक प्रॉपर क्वांटिटी में यू रिक्वायर दैट थिंग। तो वो अगर वो चीज़ ज़्यादा हो जाए और उसको अगर निकाला ना जाए वहाँ से, देन इट विल बिकम टॉक्सिक फॉर योर बॉडी। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग को उन चीज़ों को निकालने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट अ प्रोसेस, और आवर बॉडी हैज़ टू अडॉप्ट दैट प्रोसेस, समथिंग कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन यहाँ पे क्या रेफर करता है? इट इज़ एक्चुअली अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच इज़ द बैलेंस मेकर इनसाइड योर बॉडी। तो इट विल रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स inside your body with reference to whatever is required। ठीक, तो यहाँ पे बहुत बार ना एक्सक्रीशन का जब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल टॉक अबाउट और दे स्टार्ट रिलेटिंग डिफिकेशन विथ एक्सक्रीशन। भाई ठीक है, एक लेमैन लैंग्वेज में समझो, एक बच्चे के नज़रिए से भी देखो इस चीज़ को। दे स्टार्ट रिलेटिंग डिफिकेशन विथ एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे बता रही हूँ? सबसे पहले तो एक्सक्रीशन का डेफिनेशन ही देख लो। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन अभी मैंने क्या बताया? एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं विच आर एक्चुअली कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी, एवरी प्रोसेस, एवरी केमिकल रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन इनसाइड योर बॉडी। तो वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इट माइट बी अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो चीज़ भी हो सकता है। तो वहाँ पे उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे कि मान लो कि प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके इट ब्रोक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होके दे बिकेम सम सिंपल कंपोनेंट्स, एंड वो कंपोनेंट्स क्या क्या है हम लोग देखेंगे वो चीज़, नो डाउट। सो दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। क्यों? कोई एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होके वहाँ पे वो वेस्ट प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन ऑर्डर टू ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसलिए कीवर्ड्स लिख रही हूँ। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ले ले द टॉपिक समथिंग कॉल्ड डिफिकेशन। ओके, डिफिकेशन में क्या होता है? ओवर हियर यू एलिमिनेट वेस्ट, नो डाउट।
you also eliminate waste, but what type of waste are eliminated in this? It is actually undigested waste. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें एक्सक्रीशन एंड defecation को, then in excretion what you are eliminating the metabolic waste, while in defecation you are actually eliminating the undigested waste from your body. And ये जो एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो excretory system है या फिर excretion है, यहाँ पे तुम लोग का जो waste remove होगा, that waste will not be from one particular source, किसी एक जगह से remove नहीं हो रहा है, it is actually being removed from multiple sources. जैसे skin से भी हो रहा है, it is being removed from your lungs also, it is being removed through in the form of your urine also. तो बहुत तरह के organs यहाँ पे involved है. But when we actually talking about defecation, it involves only one particular system, body's organ system, which is called your digestive system. Okay, it is involving only this particular digestive system over there. ठीक है, तो बेसिक ये चीज़ समझ में आ गया. अभी यहाँ पे एक और चीज़, ये एक्सक्रीशन की वजह से वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ मेंटेन्ड इनसाइड योर बॉडी, जिसको हम लोग होमियोस्टैसिस भी बोलते हैं, एंड वी साइमल्टेनियसली यूज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट और द वर्ड विच आई मस्ट से, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. So osmoregulation means what? Regulation of the perfect level or regulation of the level or concentration of various substances inside your body. Various chemical substances inside your body, they have to be maintained at an appropriate level in order to maintain harmony between all the activities that are taking place inside. तो वहाँ पे उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑस्मोरेगुलेशन. तो एक्सक्रीशन एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन, और वही बैलेंस को हम लोग बोलते हैं, दैट परफेक्ट बैलेंस इज टर्म्ड एज होमियोस्टैसिस. तो आ गया समझ में यहाँ पे व्हाट इज दिस ऑस्मोरेगुलेशन, देन व्हाट इज दिस होमियोस्टैसिस, व्हाट इज excretion, what is defecation, and how they are all interrelated amongst each other. अभी हम लोग जाते हैं that what are the various modes of excretion, या फिर बोल सकते हैं what are the various products which are excreted. क्या क्या चीज़ें हम लोग के बॉडी में जो एक्सक्रीशन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक. ओके, as I said that we are going to discuss right now what is generally excreted. ऐसा क्या क्या excretions हम लोग के बॉडी में होते हैं. तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो पहला चीज़ यहाँ पे लाइमलाइट पे है, क्या है वो, इधर बाइल सॉल्ट्स. ओके, तो बाइल सॉल्ट्स कहाँ से, हम लोग बाइल सॉल्ट्स को छोड़ दो, पहले हम लोग आते हैं ना बाइल पे. सिंपल चीज़ है. सो वेयर इज दिस बाइल सेक्रेटेड फ्रॉम? नो डाउट लिवर. तो ये जो लीवर है ना, ये लीवर पे बड़े प्यारे प्यारे गाने बनाए गए हैं. लीवर मेरा वोडका पुकारे, लीवर ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी सॉन्ग्स हैव बीन देयर. एंड लीवर को हरदम इसलिए हाईलाइट इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी. इट इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर. ठीक है, बता दूं ये चीज़ दैट इट इज़ द ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. लेकिन क्या चीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन होता है वहाँ पे? अभी क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में वहाँ पे स्टडी किया हुआ है दैट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कैपिलरी सेट्स. एक आपका एब्जॉर्ब करके लेगा एंड दूसरे जगह में वो चीज़ एक्सचेंज होगा बिफोर बीइंग टेकन बैक डायरेक्टली इनटू द हार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, पहले इंटेस्टाइन से कैपिलरी सेट्स वो लोग कलेक्शन किए, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिए, एंड देन दे विल बी डायरेक्टिंग इट और चैनलाइजिंग इट इनटू द लिवर, वेयर अगेन अनदर सेट ऑफ कैपिलरीज इज देयर वेयर द एक्सचेंज और द डिटॉक्सिफिकेशन थिंग्स विल टेक प्लेस. तो वंस द टॉक्सिक कॉम्पोनेंट्स हैव बीन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, देन इट विल बी डायरेक्टेड. अभी यहाँ पे बाइल जो यहाँ पे सेक्रेशन हो जाता है, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का मेजर फंक्शन ये है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट इमल्सिफिकेशन. ओके, फैट इमल्सिफिकेशन मीन्स इट विल ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन ऑफ फैट्स. फैट्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप लोग देखो ना, इट्स हैज़ अ वेरी लॉन्ग चेन्स. ओके, लॉन्ग चेन्स, इसीलिए लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स भी बोला जाता है. तो फैट इमल्सिफिकेशन की वजह से पहले क्या होगा, द फैट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू मिसेल्स
or micellar structure will be given to them. Once these micelles are created, then it becomes very easy for the digestive enzymes, especially the lipases, which are targeted towards the lipids or fats, to digest them or break them down into very simple components. वो simple components क्या है? That is, they will be targeted by the lipases in order to break them into fatty acid and glycerol. ये था इसका बेसिक फंक्शन, और यहाँ पे ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दो कि ये जो बाइल है इसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए, देन बाइल में देयर आर लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, चौरोकोलेट्स, ग्लाइकोलेट्स, सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट्स भरती हैं. And this is the reason why that since all the bile is being released into the duodenum, you can even say कि digestive system में पढ़ा था, duodenum में ये bile जो release होता है ना, because of that reason the entire chyme becomes alkaline from acidic. It is the because of these presence of these salts only. तो bile का अगर chemical composition वहाँ पे देखो, the chemical composition, तो वहाँ पे क्लियरली एक चीज़ समझ आएगा दैट देर आर लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच आर कॉन्जुगेटेड विथ टू इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस और एमिनो एसिड्स. यू कैन से टू इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स के कॉन्जुगेट्स हैं वो लोग. एंड वो टू इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स क्या हैं? दोज टू इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड्स आर टॉरिन एंड ग्लाइसिन. Glycine is an amino acid, no doubt, and taurine is actually exactly amino acid नहीं है, it is the derivative of another amino acid. तो एक बार जब इन लोग के संग ये कंबाइन कर जाते हैं, they form the salts which we call sodium taurocolate and sodium glycolate. ओके, सोडियम टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट. अभी इन लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है यहाँ पे? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड टॉरोकोलेट, ये सॉल्ट्स के वजह से एज आई मैंशन द एसिडिक चाइम इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू अल्कलाइन चाइम. नो डाउट मीन्स दे आर बीइंग यूटिलाइज, दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज, दे आर टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस. तो यही ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन के वजह से दीज थिंग्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट्स विच आर एक्चुअली your deoxycholic acid and another component which is called your lithocholic acid. तो ये जो डीऑक्सीकोलिक एसिड है एंड लिथोकोलिक एसिड है, डीऑक्सीकोलिक एसिड ना इट इज कम्प्लीटली यूटिलाइज, ब्रोकन डाउन एंड जस्ट सॉर्टेड आउट, उसका काम खत्म हो गया वहाँ पे. बट यहाँ पे ये जो लिथोकोलिक एसिड है, ओनली 1% ऑफ इट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड और यूटिलाइज वाइल द रेस्ट ऑफ इट इज़ एलिमिनेटेड. अगर ये चीज़ प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हुआ या फिर बाइल का कंसंट्रेशन कम हो गया, देन देर आर चांसेस ऑफ गॉलस्टोन्स. वाई? बिकॉज प्रेसिपिटेट्स ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल विल बी फॉर्म्ड. एमल्सिफिकेशन होगा नहीं, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग स्टोन्स, गॉलस्टोन्स हो जाएंगे वहाँ पे. So that is the thing over here, that if you have to be careful that these things shouldn't form, means your bile secretion has to be very important. And simultaneously ये चीज़ भी important है कि these lithocholic acid, these derivatives of taurocolate and glycolate, these have to be eliminated, और इनको eliminate इसी excretion के process से किया जाता है. So over here you can see how the concentration maintenance is important over here when it comes to the role of bile. ओके, सो आई होप ये चीज़ तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइल. अब तक हम लोग समझ रहे थे कि बाइल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, बट यहाँ पे देख सकते हो दैट हाउ बाइल इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू कंपोनेंट्स, एंड स्पेसिफिक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी मच एसेंशियल. तो अभी हम लोग नेक्स्ट चाहते हैं, द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट इज़ द ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स. ठीक, अभी ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स, प्लीज़ डू नॉट टेक इट फॉर दैट सेंस कि ड्रग्स मतलब ये कौन से ड्रग्स हैं, कैसे ड्रग्स हैं, क्या चीज़ अभी मैम बताने वाली है. सो देर इज़ नथिंग लाइक दैट. ड्रग्स यहाँ पे ज़्यादातर रेफ़र कर रहे हैं कि आप लोग को मान लीजिए कोई तकलीफ़ हुआ है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम हुआ है, सो इन ऑर्डर टू गेट फ्री ऑफ दोज एलिमेंट्स
आप लोग को डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो वही मेडिसिन के कुछ कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, या फिर वी यूज़ द वर्ड ड्रग्स इन ऑर्डर टू रेफर देम। ठीक है, तो ड्रग्स उन्हीं चीज़ों को बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ एंटीबायोटिक्स लिख दिए वो लोग, सल्फोनामाइड्स हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एंड ऑल दोज थिंग्स दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ समथिंग कॉल्ड ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग्स ना लिख के हम लोग बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज योर मेडिसिनल ड्रग्स। आई होप नाउ यू आर हैप्पी अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, वंस दे आर कम्प्लीटली अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये सब कुछ मेटाबॉलिज्म होने के बाद अल्टीमेटली दे आर टारगेटेड इनटू योर लिवर। ना वंस दे आर मूविंग इनटू लिवर, तो यहाँ पे हम लोग का पेट में ही गया वो चीज़, हम लोग जब खा रहे हैं तो फिर वो चीज़ तो हमारे पेट में ही गया ना। ओवर देयर कम्स द रोल ऑफ योर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम अभी क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेंडिंग इट टू द हार्ट, द ब्लड बीइंग सेंट इनटू द हार्ट, first it will be sent into the liver for detoxification. Once these drugs have been eliminated after being utilized and all, they have been eliminated through the liver, then it will be directed through the hepatic vein. यहाँ पे HPV का रोल आ गया, यहाँ पे hepatic vein है, then it will move to the heart. और यहाँ पे एक बार जब ये चीज़ काम में लग गया ना, then it will start sending most of these things into your renal system in order to be eliminated in the form of urine. इसलिए आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी whenever you are under some sort of medication और you are on antibiotic से ले लो, then you will immediately see over there कि कैसे आप लोग का जो यूरिन का जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है या फिर द कलर ऑफ इट चेंजेस कम्प्लीटली। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर, और कोई रीज़न नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम जैसे कि हम लोग बोले कि देयर विल बी हॉर्मोन्स ऑल्सो, येस, कभी कभी यूरिन टेस्ट में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं विच कैन बी डिटेक्टेड। खाली इतना ही नहीं, खाली यूरिन नहीं, इनफैक्ट इन आवर सलाइवा ऑल्सो यू विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड ड्रग्स विच यू हैव कंज्यूम्ड और द हॉर्मोन्स बीइंग सेक्रेटेड, उसके कुछ कंसंट्रेशंस वहाँ पे भी मिलते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट योर यूरिन, ऑल्सो इन द सलाइवा यू विल फाइंड दीज हॉर्मोन्स एंड दीज ड्रग्स। एंड जनरली अगर यूरिन में स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स अगर देखने जाओ, द वाटर सॉल्युबल और द वाटर बेस्ड हॉर्मोन्स वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए उधर एल्डोस्टेरोन भी आ जाएगा। एंड इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रेगनेंसी टेस्ट, वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये हार्मोन वहाँ पे भी रिलीज़ होता है। And just because of this, it is actually possible for people to check whether the pregnancy test is positive or negative. ठीक है, एंड एज आई मैंशन अबाउट द सलाइवा, सलाइवा में भी आपके कुछ ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स वहाँ पे सेक्रेट होते हैं, सो इट कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर, ये ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स खत्म हुआ, अभी हम लोग जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ना, इट इज़ यू नो इट वेरी नाइसली कि हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड का एक रोल ये है दैट इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, क्योंकि अगर वो वहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया या फिर रिमूव नहीं हुआ, द प्रॉब्लम इज़ विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी एंड टेंडेंसी टू बाइंड विद द कार्बन कंपाउंड्स। उसको ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, 4 गुना ज़्यादा लगाव है उसको ऑक्सीजन से। नहीं, तुमको जितना अच्छा दे दो, लेकिन तुमको बॉन्डिंग हरदम उसके संग ही करना है। अब वो लड़का हो या लड़की हो, तुम लोग को लाख हज़ार अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोग को रिलेशनशिप ना सबसे ख़राब वाले के संग ही तुम लोग उसके संग ही जाते हो रिलेशनशिप में। ये होता है, इट हैपन्स विद एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग टू एनीवन इन स्पेसिफिक, लेकिन ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे एक बार देख लो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ नो डाउट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर respiration. Now since it is the byproduct of respiration, how it will be removed? No doubt pulmonary circulation के लिए जब हम लोग का blood जाता है, whenever the blood will start moving through the pulmonary circulation into the lungs, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट के ज़रिए होके तुम लोग के लंग्स की तरफ जाएगा, देयर विल बी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो ऐसा क्या चीज़ है ब्लड में जिससे कि वो तुम लोग का रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज हो सकता है? इट इज़ डेफिनेटली द प्रेजेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। ठीक है, HB लिखा जाता है उसको शॉर्ट में,
hemoglobin. So hemoglobin is actually carrying the carbon dioxide content from all the tissues which have used the oxygen from the blood. Now it will go to the lungs, where because of the difference in the partial pressures of carbon dioxide and oxygen, these things will be exchanged over there. वहाँ पे जब ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, नाउ द ऑक्सीजन इज लोडेड ओवर द हेमोग्लोबिन इन आरबीसी एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट टू द alveolar sacs of the lungs, from where it will mix with the air inside the lungs or the alveoli and it will be expired out. So definitely यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल का एक ही सोर्स है, that is your absolutely lungs, and the respiratory system is completely involved in this. ठीक, अगर नहीं हुआ, ज़्यादा एक कार्बन डाइऑक्साइड रहा, there will be formation of compounds like कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो उसके चलते तुम लोग को और प्रॉब्लम होगा अबाउट द कंडीशंस लाइक हाइपोक्सिया. एनोक्सिया तो नहीं होगा, 0% ऑक्सीजन कभी भी नहीं होता है until and unless you are forced into a chamber of gas where you will be facing that type of situation. जीनोसाइड हुआ, कुछ हुआ, वो तब हुआ था, उसमें हुआ था ये सब चीज़, अभी नहीं हो सकता. ये हाइपोक्सिक कंडीशंस माइट डेवलप. ठीक है, तो ये गया तुम लोग का अबाउट योर कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ टॉकिंग अबाउट वाटर. ठीक है, पानी जो है ना, पानी तुम लोग का बॉडी का यू कैन से 65 to 68% ऑफ योर बॉडी वेट इज़ एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द वाटर. ठीक है, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर कोई लेवल तक गया, देन देयर विल बी अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड योर एडिमा. ओके, तो वाटर का कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, अभी प्लांट्स में ही देखा था, उनको अपना वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. उसी तरह हमारे बॉडी में भी वाटर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा. ऑब्वियसली वी डोंट हैव स्टोमेटा ऑल ओवर आवर बॉडी दैट वी विल डू ट्रांसपिरेशन लाइक द प्लांट्स, लेकिन यहाँ पे वाटर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए देयर इज़ यूरिनेशन. ठीक है, देयर इज स्वेटिंग, एंड स्वेटिंग से खाली वाटर बैलेंस मेंटेन हो वैसा भी नहीं है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग से या फिर पर्सपिरेशन से. अपार्ट फ्रॉम दैट, सम ऑफ द वाटर वेपर माइट फाइंड देयर वे इनटू द एक्सपायर्ड एयर और थ्रू एक्सहेल्ड एयर. ओके, एक्सपायर्ड एयर और द एक्सहेल्ड एयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमूव्ड थ्रू डिफिकेशन. ओके, डिफिकेशन के थ्रू से भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ से रिमूव हो सकता है. सो दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस इन विच और थ्रू विच वाटर इज़ बीइंग रिमूव्ड. क्यों? क्योंकि हम लोग को अपने बॉडी में एक फिक्स कंसंट्रेशन चाहिए ऑफ वाटर. उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा कम हो वो भी हम लोग को नहीं चाहिए. कम नहीं हो, इसलिए वी विल बी इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ वाटर और आर वाटर कंजम्पशन. एंड अगर हम लोग को मेंटेन रखना है, ज़्यादा हो गया, देन दीज ऑल थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. There will be excess of sweating, perspiration, there will be excess of urination. तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक हैं, क्योंकि expired air and defecation के through water loss, it is the minimum, least, not even 1%. तो maximum आप लोग का यहीं से ही होगा अगर होगा water maintenance. तो so this is how the body is going to regulate the water balance inside. उसके बाद आता है एक और चीज़, that is regarding your vitamins. ठीक, ना व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट विटामिन्स क्या करता है ना, कि यहाँ पे हम लोग के दो तरह के विटामिन्स हैं. एक है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल. ना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स सिर्फ दो ही हैं. हम लोग के पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ विटामिन्स है, A, D, E, K. ओके, मैं क्या करती हूँ ना, इसको केड़ा बोलती हूँ. ओके, तो केड़ा मैं ऐसे बोलती हूँ, केड़ा बोल के इसको याद रखती हूँ. सो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, दे आर फैट सोल्यूबल विटामिन. जबकि यहाँ पे बी एंड सी. ओके, सो ये जो विटामिन बी एंड सी जो हैं, दे आर एक्चुअली वाटर सोल्यूबल विटामिन. एंड जनरली थ्रू यूरिनेशन वी लूज दीज वाटर सोल्यूबल विटामिन इन सम माइनर क्वान्टिटीज़. ऐसा नहीं है कि बहुत अमाउंट में हम लोग का सेक्रेशन हो रहा है. नो, in some minor quantities these are actually excreted out because it is water soluble, no other reason. इन सब के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म, वाटर ख़त्म, विटामिन्स ख़त्म. नाउ कमिंग डाउन टू बॉडी सेक्रेशंस. बॉडी सेक्रेशंस में जैसे मैंने बताया कि एक्सक्रीशन खाली कन्फाइंड नहीं है टू यूरिनेशन एंड ऑल, बट इट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द सरफेस ऑफ योर स्किन. कैसे? मैंने मेंशन किया था अबाउट योर स्वेटिंग.
तो स्वेटिंग में ना हम लोग का जब स्वेटिंग होता है, व्हेन वी एक्चुअली ट्राई टू मेंटेन द स्किन और द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन द वाटर बैलेंस, तो वहाँ पे पर्सपिरेशन में क्या होता है, यू फाइंड सम ट्रेसेस ऑफ सॉल्ट्स, एंड खाली सॉल्ट्स एंड वाटर वो चीज़ नहीं, सम क्वांटिटी और ट्रेसेस ऑफ यूरिया इज ऑल्सो फाउंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देखें जब भी आपका पसीना आता है ना, वहाँ पे एकदम चिपचिप हो जाता है, ठीक है। तो वो चिपचिप क्या चीज़ की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सेबम एंड स्वेट ग्लैंड्स सेक्रीशंस। तो ये चीज़ों की वजह से, ये चीज़ों के सेक्रीशन की वजह से विच आर एक्चुअली ऑयल बेस्ड इन देयर फॉर्मेट, तो वहाँ से क्या होता है, जो सेक्रीशन होता है इट इज़ एब्सोल्युटली ऑयली, ऑयल बेस्ड है। तो यू विल फाइंड दीज सेक्रीशंस फाइंडिंग देयर वे अलॉन्ग विद पर्सपिरेशन और स्वेटिंग विच यू से टू द सरफेस ऑफ द स्किन इन ऑर्डर टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। अभी स्वेटिंग में बहुत जन का, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि वो स्वेटिंग में उतना ऑयली नहीं होता जिस नॉर्मल स्वेटिंग होता है, और कुछ जन का जो स्वेट ग्लैंड्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में आप लोग का इधर ऑयल सेक्रेशन होता है, एंड इट बिकम्स जस्ट कम्प्लीटली ऑयली, यू हैव टू रिपीटेडली वॉश योर फेस एंड ऑल, ठीक है। नाउ कमिंग डाउन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ योर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये बोल सकते हो इट इज़ द मेन हीरो ऑफ एवरीथिंग। एंटायर बॉडी का अगर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रखना है ना, यू हैव टू हिट द बुलसाई, एंड द बुलसाई इज़ नथिंग बट द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब पिद्दू से चीज़ है, छोटे छोटे चीज़ें हैं, इसका कंट्रीब्यूशन है, मना नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑस्मो रेगुलेशन में अगर किसी चीज़ का है, देन इट इज़ एक्चुअली द ऑस्मो रेगुलेशन बीइंग मेंटेन थ्रू बाय रिमूवल ऑफ योर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या, एंड इसका रिमूवल इतना ज़रूरी क्यों है, ओके। अभी क्या होता है ना, ये जो हम लोग का जनरल डाइट होता है, ठीक है, हम लोग के जनरल डाइट में हम लोग क्या क्या खाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एक हो गया आप लोग का कार्बोहाइड्रेट्स, एक हो गया फैट्स, एंड लास्ट में आता है हम लोग का प्रोटीन्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का अगर देखो तो एक्चुअली दे आर एनर्जी यील्डिंग, ठीक है, दे आर एनर्जी यील्डिंग फूड। तो इंस्टेंटली तुमको एनर्जी चाहिए तो यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जब काम ज़रूरत पड़ता है, कोई इंटेक नहीं है तो भाई वो फैट काम आते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स, दे आर एक्चुअली योर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये क्या होता है, इमीडिएट अगर ब्रेक डाउन हुआ, they will be broken down into simpler substances so that rapidly they can be utilized by the body in order to carry out various processes। अब चाहे आपका मसल बिल्डिंग हो, मसल रिपेयर हो, एनीथिंग, योर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। इनफैक्ट आप लोग अगर अपना सेल का सेल मेम्ब्रेन देख लो ना, वहाँ तक मेम्ब्रेन है, वहाँ पे प्रोटीन से बना हुआ, ठीक है, प्रोटीन लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। तो प्रोटीन इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। नाउ व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स ओवर हियर, प्रोटीन क्या चीज़ से बना है, इट इज़ एक्चुअली अगर देखा जाए केमिकली, आप लोग बायोकेमिस्ट्री की नज़र से अगर देखो, देन इट इज़ एक्चुअली योर ह्यूज हेट्रोपॉलीमर विच इज़ मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स बहुत तरीके के हैं, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कवर करेंगे तब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये एमिनो एसिड्स होते क्या हैं, ठीक। सो व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट एमिनो एसिड्स, मान लीजिए कि यहाँ पे एक एमिनो एसिड्स है आपका, चलिए ए लिख देते हैं, आर क्यों लिखे, कन्फ्यूजन होगा फिर। ये सपोज A1 है, A2 है, ओके। सो A1 एंड A2 इफ दे आर लिंक्ड थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज और अ पेप्टाइड बॉन्ड, देन दे बिकम, ऐसे ही बहुत सारे एमिनो एसिड्स अगर हम लोग जोड़ते गए थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो तब जाके वो लोग बनेंगे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड प्रोटीन एक्चुअली ये पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। मान लीजिए बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड अगर आपस में उलझ के दे बिकम अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, तब जाके वो लोग बनेंगे एक टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक। तो यहाँ पे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड का अगर स्ट्रक्चर देखो ना, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक।
तो ये जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी वन थिंग कि अगर हर पेप्टाइड बॉन्ड में, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है, देन आई ड्रॉ A3, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है, देन आई ड्रॉ A4, ठीक है। हर पेप्टाइड बॉन्ड में यहाँ पे CONH, CONH, मतलब हर जगह आपको नाइट्रोजन तो मिलेगा ही। मान लो कि ऐसे कितने सारे बनेंगे तब जाके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। तो मतलब नाइट्रोजन, यू कैन से ओवर हियर, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच मेक्स अप द प्रोटीन्स। तो मतलब अगर प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ, कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अगर है, वो सबसे पहले क्या तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा। वो द फर्स्ट थिंग दैट इट विल ब्रेक और इट विल डाइजेस्ट कम्प्लीटली ओवर देयर, इट इज़ दिस पेप्टाइड बॉन्ड। उसको अगर नहीं तोड़ो ना तो प्रोटीन और डाइजेशन नहीं हो सकता, उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लेके नहीं आ सकते एब्जॉर्प्शन के लिए। ना क्वेश्चन इज कि अगर ये सारे एमिनो एसिड्स वहाँ पे रिलीज हो गए, फिर क्या, उसके बाद क्या, वो एमिनो एसिड्स यूज अप कैसे होंगे? दोज एमिनो एसिड्स विल एक्चुअली अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक, डीएमिनेशन क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड्स का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो ना, तो वहाँ पे दे एक्चुअली हैव वन इम्पॉर्टेंट ग्रुप, हम लोग उसको बोलते हैं द एमिनो ग्रुप। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, विच वी कॉल द एमिनो ग्रुप, डिनोटेड एज NH2। ठीक है, रिमूवल ऑफ दिस एमिनो ग्रुप इज कॉल्ड डीएमिनेशन। सिंपल टर्म्स, ज़्यादा कुछ मेरे को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना है। इन सिंपल टर्म्स, रिमूवल ऑफ द एमिनो ग्रुप इज कॉल्ड डीएमिनेशन। तो वंस दिस एमिनो एसिड्स, यहाँ पे आपका प्रोटीन एंजाइम एक्ट किया, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एमिनो एसिड्स रिलीज्ड, नाउ द एमिनो एसिड्स विल अंडरगो डीएमिनेशन। वंस दे अंडरगो डीएमिनेशन, उसके बाद क्या, उसके बाद उसके जो ऑर्गेनिक पार्ट्स सब थे, हेवी ऑर्गेनिक पार्ट्स अपार्ट फ्रॉम द एमिनो ग्रुप, they will be digested, they will be broken down into simpler components, and once they are broken down into simpler components, फिर क्या वहाँ पे रिलीज होता है या फिर क्या प्रोडक्शन होता है? We get the metabolic waste in the form of nitrogenous waste। ठीक है, वहीं से आते हैं फिर नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी हम लोग के नॉर्मल स्टडीज़ में हम लोगों ने जितना देखा हुआ है, क्लास 10 तक हम लोगों ने यही देखा है कि भाई 3 किस्म के चीज़ें हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। और वो चीज़ें क्या है? एक है आप लोग का अमोनिया, NH3 अमोनिया। ठीक है, अभी भी पूछ लो ना इन बच्चों को एमोनियम और अमोनिया में डिफरेंस क्या है, आधे बता नहीं पाएंगे वहाँ पे संग संग। इंस्टेंटली उसके बाद रिएक्शन आएगा, हाँ क्या क्या पूछे मैम, कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। बेस्ट चीज़ यही है कि तुम लोग को क्वेश्चन आंसर आएगा नहीं, जब आएगा नहीं ना वहाँ पे बेस्ट है मैम कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है भाई, रिपीट कर दिया, उसके बाद अमोनियम, अमोनिया, मैम यू आर आस्किंग अबाउट अमोनियम एंड अमोनिया। भाई उस वक्त ना इच्छा होता है ऐसे पकड़ के ना खींच के उसके कान के नीचे लगा दो वहाँ पे। भाई तेरे को आंसर नहीं आता है, सीधा सीधा बोल कि मेरे को आंसर नहीं आता है, मैंने पढ़ा नहीं है, सिंपली एडमिट इट। और वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैम रिपीट द क्वेश्चन, मैम ये इसका मतलब ये है ना, अच्छा अच्छा ये क्लास में बताए थे, ओहो अच्छा मिस उस दिन पढ़ाए थे ना ये चीज़, बस 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 अभी अभी आ रहा है, ज़बान पे नहीं आ रहा है मैम, पीछे है, बस इच्छा होता है ना पीछे से एक लगा दूँ वहाँ पे अच्छे से। एनीवेज ना, कमिंग डाउन टू डीएमिनेशन के वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट तैयार होते हैं, तो वो सब क्या क्या हैं? बहुत सारे हैं, ट्रस्ट मी दे आर इमेंस। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप लोग का आता है इधर, जो जो पढ़ा हुआ है वो बता देती हूँ। एक है अमोनिया, यूरिया एंड देन यू हैव यूरिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज द नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको हम लोग बोलते हैं एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स में ये जो फीचर है उसको हम लोग बोलते हैं एमोनोटेलिज्म। ठीक, वैसे ही एमोनोटेलिज्म या फिर एमोनोटेलिक जो भी है, ये उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर ना हम लोग को एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। एंड यू विल बी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि जितने भी बोनी फिशेस हैं, ठीक है, बोनी फिशेस, इवन योर क्रोकोडाइल्स हो गए, सारे इंसेक्ट्स, प्रोटोजोअन्स, कुछ कुछ इंसेक्ट्स हैं, ओके, यू विल स्पॉन्जेस, निडारियंस, ठीक है, उन सब का आप लोग देखोगे ना, दे आर एमोनोटेलिक।
ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन यहाँ पे टैडपोल ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। नेम द वर्टिब्रेट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, नेम द वर्टिब्रेट्स विच आर एमोनोटेलिक। हो गया कांड वहीं पे तुम लोग का, हो गया समझ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में ही आएगा कि भाई वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट क्या है। वही प्रॉब्लम है तुम लोग का, तुम लोग वहाँ पे ना को रिलेट करके पढ़ना सीख लो भाई, वहीं पे तुम लोग का आधा चीज़ क्लियर हो गया। यू स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, अपने आप वहाँ पे रिविजन स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग का। तो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स जितने हैं विच हैव योर वर्टिब्रल कॉलम, तो ये जो है टैडपोल है, बोनी फिश है, क्रोकोडाइल, दीज आर द वर्टिब्रेट्स विच आर एमोनोटेलिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है ना यूरिया, देन यू हैव यूरिक एसिड। यूरिया यानी कि दे आर रिलीजिंग यूरिया ओवर देयर, नो डाउट, सो दैट्स वाई दे विल बी कॉल्ड यूरियोटेलिक, ठीक है। एंड एमोनिया, लेट मी टेल यू, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। और हाईली टॉक्सिक अगर तुम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ ना टॉक्सिसिटी के लेवल पे, देन यू विल फर्स्ट गेट एमोनिया, उसके बाद यू विल गेट यूरिया, देन यू विल गेट यूरिक एसिड। तो यूरियोटेलिक में हम लोग यूरियोटेलिक के कैटेगरी में आते हैं। यूरिया इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट विच इज एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है मैच द फॉलोइंग में, मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड। एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, और वहाँ पे कुछ 5-6 उधर और ऑर्गेनिजम्स दे दिए होंगे, उसको जोड़ के लिखो आंसर। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू विल गेट एट दैट टाइम, ठीक है। तो यूरियोटेलिक में कौन कौन से आ जाते हैं, हम ह्यूमन से मैक्सिमम ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स यू विल गेट। Apart from that you will get some crustaceans, okay, you will get crustaceans, you will get these insects, ठीक। तो एंड फिशेस में यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया बोनी फिशेस, तुम लोग के जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, दीज कार्टिलेजिनस फिशेस और शार्क्स उस कैटेगरी में आते हैं, दे एक्चुअली आर यूरियोटेलिक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया यहाँ पे बिटवीन बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश। Differentiate between bony fish and cartilaginous fish on the basis of the nitrogenous waste excreted, very important। तो उसको हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, that bony fish it is ammonotelic, cartilaginous fish is uriotelic, done। ये जाने के बाद अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज और कहाँ पे, हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट शार्क्स। यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश से मेरे को याद है, शार्क में ये जो यूरिया है ना, वो लोग के यूरिया बॉडी में इतना स्टोर हो जाता है वहाँ पे दैट इट एक्चुअली क्रिएट्स अ ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ एक्चुअली एट पार विद द प्रेशर दैट क्रिएटेड बाय द मराइन और द सी वाटर। इसीलिए उन लोग के बॉडी से ना वाटर लॉस इतना नहीं होता, इवन दो दे बिलोंग टू द सेम फिश कैटेगरी, दे बिलोंग टू क्लास स्पाइसेस, फिर भी वो लोग मराइन एनिमल्स होते भी हैं, सी में रहते हैं, बट फिर भी उनके बॉडी से इतना एग्जॉस्टनेस नहीं होता है। लेकिन वहीं पे ना इन तुम लोग का जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं उनको लेके वहाँ पे डाल दो, हो गया काम ख़त्म, फट जाएगा वहाँ पे सब, नहीं तो इतना छोटे छोटे हो जाएंगे वहाँ पे, दे विल बिकम मिनिएचर्स। तो ये हो गया तुम लोग का यूरियोटेलिक के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट देन यू हैव दिस यूरिक एसिड यानी कि यूरिकोटेलिक, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं यूरिकोटेलिक। तो ये जो यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिक एसिड जो है ना, ये एक बार वंस इट स्टार्ट्स गेटिंग एक्सपोज टू एयर इट टर्न्स वाइट, ठीक है। तो जितने भी बर्ड्स देख लिया हो, लैंड रेप्टाइल या फिर टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं, उनके वेस्ट मैटर में ना देखा होगा इट टर्न्स वाइटिश वंस इट हैज़ बीन एक्सपोज टू एयर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लिजर्ड्स हो गया, स्नेक्स हो गया, या फिर हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, ठीक है। क्रोकोडाइल वहाँ पे एक्वाटिक रेप्टाइल है नो डाउट। टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें दे आर एक्चुअली यूरिकोटेलिक। देन यू टॉक अबाउट द बर्ड्स, दे आर ऑल्सो यूरिकोटेलिक। एंड ये जो यूरिक एसिड है ना, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा नॉर्मल है एंड इट इज़ एक्चुअली सीन इन दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर इन फॉर्मेट ऑफ अडेप्टिंग देयर बॉडी फॉर एडवर्स कंडीशंस। अभी जैसे कि लैंड टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स ले लो, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स ना ज़्यादातर जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दे वांट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, दे वांट टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू एडवर्स कंडीशंस। तो एडवर्स ड्राई कंडीशंस को अडेप्ट करने के चक्कर में देयर बॉडी बिकम्स यूरिकोटेलिक, सो दे विल बी एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। बर्ड्स में क्या है, क्या एडेप्टेशन है भाई, उसका फ्लाइट एडेप्टेशन है। ये वो एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे नहीं रख सकता जहाँ पे कि भाई फीकल मैटर विल बी स्टोर्ड, फीकल मैटर विल बी एम्प्टीड, नो, क्योंकि इसके वजह से ना उसके बॉडी में कुछ ज़्यादा ही वज़न आ जाएगा।
दैट्स वाई इट हैज़ टू मेंटेन इटसेल्फ इन सच ए मैनर दैट कि उसका बॉडी वेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो उड़ ना सके. सो दैट्स वाई इट इज़ अ फ्लाइट एडेप्टेशन. गया. दिस वॉज द बेसिक थिंग विच यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 10. लेकिन अभी हम लोग देखते हैं ना सम अदर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर एक्चुअली एलिमिनेटेड ओवर हियर. ठीक है, क्या क्या है, जैसे कि क्रिएटिन एंड क्रिएटिनाइन. ठीक है, हम लोग के मसल्स में क्या होता है, इन आर मसल्स यू विल सी जनरली जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वैसे ही क्रिएटिन फॉस्फेट होता है. ओके, एंड इट्स अ वेरी हाई एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल. तो हाई एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल है मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा. तो जितना ज़्यादा क्रिएटिन फॉस्फेट उतना ज़्यादा एनर्जी. लेकिन कभी कभी ना एक्सेस फॉर्मेशन हो जाता है जो कि ज़रूरी नहीं है. सो इन दैट केस द क्रिएटिन फॉस्फेट वुड हैव टू बी ऑक्सीडाइज एंड रिमूव in presence of certain enzymes in the formation of in the form of creatinine. तो इसीलिए यूरिन में क्रिएटिनाइन लेवल्स को भी हम लोग हरदम चेक करते हैं ड्यूरिंग अ वेरियस यूरिन टेस्ट. तो वहाँ पे वो क्रिएटिनाइन लेवल्स हम लोग को बहुत सारे बॉडी हेल्थ डिसऑर्डर्स अगर कुछ हैं तो उसके बारे में भी वो रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इट. उसके बाद नेक्स्ट आता है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव एमिनोटेलिज्म, यानी कि ऑर्गेनिजम्स विच विल बी एक्सक्रीटिंग एमिनो एसिड्स. Then let's talk about guanotelism, means ये लोग guanine release करते हैं. They release the nitrogenous waste products in the form of generally the guanine. ठीक है, अभी नेक्स्ट इसके अलावा और क्या क्या है, you have TMO. TMO यानी कि trimethyl amine oxide, TMO. और ये ज़्यादातर ना टेलियोस मराइन फिशेस में होता है. टेलियोस मराइन फिशेस में इट एक्चुअली हेल्प्स देम टू मेंटेन दैट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी ऑल्सो, सो दैट इट डजंट अफेक्ट देयर सर्वाइवल इन द मराइन वाटर. क्योंकि मराइन वाटर का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, कुछ एक्सेस है वो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सम मोर थिंग्स लाइक हिप्यूरिक एसिड. ओके, हिप्यूरिक एसिड भी जो रिलीज होता है इट इज़ एक्चुअली यू कैन से इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ योर बेंजोइक एसिड एंड ग्लाइसिन. ठीक है, उसका एक कॉम्बिनेशन है. तो आइडेंटिफाई विच आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, चूज द ऑड वन आउट. कुछ अलग तरह के कंपोनेंट्स दिए गए होंगे, वहाँ पे कुछ और दे दिया होगा लाइक हिप्यूरिक एसिड, TMO एंड गुआनाइन, और वहाँ पे चौथा कुछ और होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट, मान लो चिटिन दिया होगा. भाई हो गया काम, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट. ये सब तो पता है नहीं, चिटिन खाक निकालोगे तुम लोग वहाँ से. तो चिटिन इज़ द ऑड वन आउट. रीज़न क्या है यहाँ पे, रीज़न ये है कि चिटिन इज़ अ पॉलीसैकेराइड, जबकि ये सब जो हैं दीज आर ऑल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स. सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द नेम्स. ये सारे नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्थ डिसऑर्डर से कैसे रिलेटेड है, वो सब तो तुमको बाद में पता चलेगा. जब तक नाम याद ना रखोगे कुछ वहाँ पे कोरिलेट नहीं कर पाओगे. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो वहाँ पे है, मेरे को थोड़ा सा ये सब थोड़ा इरेज करना पड़ेगा बिकॉज दिस बोर्ड इज़ डैम स्मॉल, आई इवन एडमिट दैट. ओके, तो यहाँ पे जो मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे बतानी है, वन इज़ योर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और एक है एलेंटोइन. एलेंटोइन जो है इसको एक्चुअली ना आप लोग रिलेट कर सकते हो विद एलेंटॉइस. एलेंटॉइस क्या है, एलेंटॉइस इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, यू विल फाइंड इट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ द वर्टिब्रेट्स. ठीक है, और ये चलो वर्टिब्रेट्स मेंशन नहीं करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एमनियोट्स. तो जहाँ पे एमनियोट्स हैं उनका अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आप लोग देखो तो वहाँ पे ये एलेंटॉइस रहेगा ही. तो दीज एलेंटॉइस, वहाँ जहाँ पे एलेंटॉइस है वहाँ पे द सोर्स और यू कैन से द नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट इज़ एक्चुअली एलेंटॉइन. तो अगर एलेंटॉइन एक अंडा आपको एट रैंडम मिला, उस अंडे के अंदर क्या था आपको पता नहीं है, वो अंडा फूट गया, उसको लेके अगर आप चेक करते हो दैट यू स्टार्ट चेकिंग फॉर द वेरियस अदर सब्सटेंसेस, वहाँ पे अगर एलेंटॉइन का लेवल कुछ ज़्यादा आप लोग को मिलता है वहाँ पे, then what do you understand from this, means this egg is of an organism which is an amniote.
ठीक है। तो एमनियोट एंड एमनियोट क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। लेकिन यहाँ पे देख लो हाउ दिस थिंग इज़ बीइंग रिलेटेड टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एमनियोट एंड एनएमनियोट। तो ऐसे ही तुम लोग को पढ़ना है जिससे कि हर चैप्टर के संग तुम लोग का लिंक बना रहे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन सा है भाई, विच इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इट इज़ द लिवर। तो लिवर में आरबीसी जो ब्रेक डाउन होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, सो हेमोग्लोबिन विल ऑल्सो अंडरगो डिग्रेडेशन। नाउ व्हेन दैट हेमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड ओवर देयर, वहाँ पे क्या होगा, उसका जो components हैं they will be actually used up to convert them into bilirubin and biliverdin. Okay, so bilirubin and biliverdin, these are actually the bile pigments and these bile pigments give it that yellowish color. अभी बहुत जन ना ये चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये जो यूरिन है, अभी यूरिन फॉर्मेशन में वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो यूरिन है ना, वो यूरिन में यूरिन का कलर स्ट्रॉ कलर है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। यू पीपल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो बाइल पिगमेंट्स है, दे विल गिव द कलर टू द डिफिकेटेड मटीरियल, द फीकल मैटर, उसको वो लोग कलर देते हैं। बट द यूरिन इट एक्चुअली गेट्स इट्स कलर फ्रॉम वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस बाइल पिगमेंट्स विच इज़ कॉल्ड यूरोक्रोम। ठीक है, उसका नाम इसीलिए यूरोक्रोम है। सो यू नीड नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ। ये एक एक मार्क से ना तुम लोग का मार्क पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, इट विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड। So be really careful about it. Fine. So that was all about the various things, what is excretion, how it is different from defecation, osmoregulation. अभी यहाँ पे आ गया that what all things are excreted. लास्ट में सारे सबको डिस्कस करने के बाद, सबका कास्टिंग करने के बाद लास्ट में हम लोग का कास्ट आया हीरो का। और हीरो देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बना, कितने टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, यूरियोटेलिक। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स विच कम अंडर दिस स्मॉल सेशन। अभी नेक्स्ट सेशन जो होगा दैट विल बी अबाउट कि यूरिया कैसे होता है। ओके, हाउ इज़ यूरिया प्रोड्यूस। तो यूरिया साइकिल हम लोग देखेंगे, यानी कि जिसको हम लोग क्रेब्स हैंसलेट साइकिल बोला जाता है। And after that we will be studying about the structure of kidney and the organs of your excretory system. ठीक है, so till then keep posting us about what you like about our videos and all your comments are most appreciated. And materials अगर कुछ भी चाहिए then you can actually follow us on the telegram जहाँ पे quizzes भी हैं, materials भी available हैं। and if you want to ask anything in personal you can actually post your questions over there. तो वहाँ पे खाली ऐसा नहीं है कि that I will be talking to you, all the students are there who get to learn a lot from your questions. If anything is productive we would like to interact with you personally. So stay tuned to the next videos which are going to come. So hope you enjoyed.